सभी लोग अपने 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 अटेंडेंस भर लीजिए, जो मैंने अभी चैट में शेयर की है, उस लिंक पे जाके अपने अपने अटेंडेंस भर लीजिए। फिर से एक बार शेयर कर रहा हूँ, जिनके ओपन नहीं हो रही वो फिर से भर लीजिए। मोनिका जी, लिंक को कॉपी करके अपने क्रोम ब्राउज़र में पेस्ट करिए और वहाँ से फॉर्म फिल कीजिए।
मेरा मोबाइल भी कनेक्ट है अभी इसको, आपको एक बार लिंक पे जाना है और वहाँ पे फिर से उसे ओके दबाना है, तब जाके आप गूगल फॉर्म पे जाते हो। परमिशन दे दीजिए ना उसको फिर, महेंद्र जी। अभी हो रहा है क्या आप सबका? ठीक है, जिनका नहीं हो रहा वो अपना मोबाइल का स्क्रीनशॉट निकालिए और अपने रिस्पेक्टिव सुपरवाइजर या अपने ट्रेनर के ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम मीटिंग शुरू करते हैं। जितने भी लोग अपने ज्वाइन हुए हैं उन सबको एक बार गुड इवनिंग। ठीक है, तो जितने बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं अभी हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। ये मेरी पहली मीटिंग है आज डिजिटल एजुकेशन पे, तो मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा मेरा नाम अक्षय महाल है। मैं अभी पिछले मंथ ही डिजिटल एजुकेशन को ज्वाइन हुआ हूँ एज अ इंडस्ट्रियल ट्रेनर, और मैं यहाँ औरंगाबाद रीजन में ट्रेनिंग देता हूँ। तो आज का अपना जो टॉपिक है कि पीपीटी में शेयर करो आप सबके साथ। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है टीपीएम, मतलब टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। क्या सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार क्लियर, एक बार बताइएगा मुझे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक।
तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है टीपीएम। इसका फुल फॉर्म है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। भी पहला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि व्हाट इज टीपीएम एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो टीपीएम का जो फुल फॉर्म है वो है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। इसका क्या मतलब ये क्या है? ये है एक सिस्टमैटिक अप्रोच है टू मेंटेन द एंड एम मैक्सिमाइज इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इक्विपमेंट। मतलब आप कंपनी में जो भी मशीन ऑपरेट करते हैं तो उसका प्रॉपर मेंटेनेंस रखना और उस अपना जो एम रहता है उसको मैक्सिमाइज उसकी इफिशिएंसी लेना और इफेक्टिवनेस ऑफ योर मशीन। और ये जो है ये क्रूशियल प्रोसेस है जो डाउन टाइम रहता है अपना और अपने प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अच्छे से मेंटेन रखने के लिए टीपीएम अपना यूज होता है। टीपीएम में तीन टाइप आते हैं। इसमें पहला आता है टोटल। टोटल में क्या आता है कि जितने भी अपने एम्प्लॉयज है टॉप से लेके बॉटम तक, मतलब हायर मैनेजमेंट से लेकर जो बॉटम का एम्प्लॉय है उन सबका इन्वॉल्वमेंट आता है इसमें, इसलिए इसको टोटल कहा जाता है। उसके बाद इसमें जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो अपने इक्विपमेंट होते हैं, जो मशीनरीज होती है, वो सारी की सारी इसमें कवर हो जाती है। तो ये हो गया अपना पहला टोटल। सेकंड आता है प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव में क्या आता है कि अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसे इम्प्रूव करना पड़ता है। अब उसे इम्प्रूव कैसे करेंगे अपन? उसे इम्प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले अपना जो वेस्टेज है उसे रिड्यूस करना पड़ता है, जो लॉसेस होते हैं वेरियस टाइप के उसे रिड्यूस करना पड़ता है और कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है और इसकी वजह से अपना इम्प्रूवमेंट होता है। जो भी अपने रिसोर्सेज है अपने कंपनी में अपने को प्रोवाइड किए जाने वाले उन सबका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना, ये आता है प्रोडक्टिव में। अब तीसरा टाइप होता है उसका मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या आता है? जो भी आपकी इक्विपमेंट है, मशीनरीज है, उनकी हायर इफिशिएंसी पे उनसे काम लेना और ज़्यादा से ज़्यादा उन इफिशिएंसी अपन उससे निकालना, ये अपना काम आता है मेंटेनेंस में। अब मेंटेनेंस में क्या आता है कि जो मशीन है अपनी, तो जैसी ब्रांड न्यू मशीन रहती है उसके जैसा ही जो अपनी पुरानी मशीन है वो भी सेम तरीके से अपनी इफिशियंसी दे, ये आता है अपना मेंटेनेंस। अभी ये साइड में देखिएगा आप, राइट साइड में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टीपीएम इज अ कल्चर दैट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लांट इक्विपमेंट एंड प्रोसेस थ्रू एम्पावरमेंट ऑफ पीपल विथ एम कीपिंग ऑल मशीन इन टॉप वर्किंग कंडीशन। मतलब इसका क्या सारांश है कि जो भी अपन प्लांट रहता है या इक्विपमेंट अपने को प्रोवाइड की जाती है, जो मशीन अपने को प्रोवाइड की जाती है, उसका इफेक्टिवनेस और उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमाइज कैसे यूटिलाइज हो, इसके ऊपर अपना सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। उसके बाद जो एम्प्लॉय है, जो पीपल्स है उस मशीन पे काम करने वाले, वो उस मशीन को अच्छे से मेंटेन कर सके, इसकी पूरी ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। उनका एम्पावरमेंट करना ज़रूरी होता है। वर्किंग कंडीशन जो होती है उसकी मशीन की, जो पहले जैसी थी एकदम न्यू कंडीशन वैसे ही अभी भी चले, ये अपने को थ्रू आउट द प्रोसेस अपने को सीखना पड़ता है। अब इसे क्या कहते हैं अपन? इसे मेडिकल साइंस ऑफ मशीन भी कहा जाता है, एक दूसरी लैंग्वेज। अब इसके आगे देखिए टीपीएम का क्या अप्रोच रहता है। पहले कैसा था कि आई ऑपरेट यू फिक्स मशीन, मतलब जो अपना एम्प्लॉय रहता है मशीन काम करना, उसको क्या पता नहीं रहता मेंटेनेंस के बारे में। वो क्या करता है, सिर्फ मशीन ऑपरेट करता है। अगर मशीन में कुछ भी खराबी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो वो जल्द से जल्द क्या करता है, सुपरवाइजर, या तो आप पहले क्या करते हो सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करते हो, या दूसरी बार आप क्या करते हो, या तो डायरेक्ट अपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वाले को आप कॉल करते हो। तो टीपीएम जब आप सीख जाते हो, पूरा टीपीएम आपके प्लांट में जब ये रोल आउट हो जाता है, तब आप क्या करते हो, आपका पैराडिगम शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम आई ऑपरेट यू मेंटेन टू वी ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इक्विपमेंट, आई ऑपरेट एंड आई फिक्स एंड मेंटेनेंस। जो छोटे मोटे जो मेंटेनेंस होते हैं अपने मशीन के अंदर, वो आप खुद ही उसे सॉल्व कर सकते हो। ये टीपीएम के द्वारा पॉसिबल होता है। अभी इसमें नेक्स्ट आता है बेनिफिट ऑफ टीपीएम। हमें टीपीएम अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहिए? तो इसका पहला बेनिफिट है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है? जो कुछ लॉसेस होते हैं,
जो कुछ डाउन टाइम होता है अपना, वो सब रिड्यूस हो जाता है। दूसरा है कि रिड्यूस डाउन टाइम। तीसरा है कि अपने इम्प्रूव क्वालिटी, क्वालिटी जो रहती है अपने फाइनल प्रोडक्ट की, वो इम्प्रूव हो जाती है। उसके बाद है कि सेफ्टी इंक्रीज हो जाती है। सेफ्टी इंक्रीज मतलब जो कोई एक्सीडेंट होते हैं मशीन के या मैन पावर की गलती की वजह से, वो सारे अपन टीपीएम में रिड्यूस करते हैं। तो उसकी वजह से एक ये एक बेनिफिट है टीपीएम का। उसके आगे क्या है, इम्प्रूव मॉरल अमॉन्ग एम्प्लॉयज। अभी जैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, आपका डाउन टाइम रिड्यूस हो गया, क्वालिटी इंप्रूव हो गई, आपकी सेफ्टी मतलब आप जो मशीन पे काम करते हो वो सेफ है। आपको पता है कि आपको सारे सेफ्टी मेजर्स पता है कि इस मशीन पे कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका मोरल जो है काम करने का, वो इंक्रीज हो जाता है। उसकी वजह से आपको इंटरेस्ट आता है काम करने में। तो ये वो भी एक बेनिफिट है, वहाँ पे आपका मोरल जो एम्प्लॉय का रहता है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट क्या है उसका, वो है 6 नंबर, रिड्यूस कॉस्ट। अब जैसे अपना लॉसेस कम हो गए, वेस्ट मटेरियल कम हो गया, आपका डाउन टाइम रिड्यूस हो गया, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ गई, तो इसकी वजह से क्या होता है, ओवरऑल जो कॉस्ट रहती है अपने प्रोडक्ट की, वो कम हो जाती है। ये एक बेनिफिट है टीपीएम में। उसके बाद कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हो जाती है। जैसे अभी टीपीएम अपने ऑर्गेनाइजेशन में, पूरा ऑर्गेनाइजेशन में रोल आउट हो गया है, तो उसके बाद क्या हो जाता है, कलीग्स में कॉम्पिटिटिवनेस आ जाता है। मतलब एक कलीग कहता है कि भाई इस बार टीपीएम में मैं अच्छा करूँगा, दूसरा अच्छा करेगा। तो इससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ता है, उससे अपने ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल इफिशियंसी बढ़ती है, ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ता है। भी जाएंगे अपन आगे। इसके बाद आता है अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ टीपीएम। अभी टीपीएम के मेन ऑब्जेक्ट क्या है, तो मेन ऑब्जेक्ट है अपना जीरो बैड। जीरो बैड, अब ये बैड का मतलब क्या है, बी फॉर ब्रेकडाउन। अभी मशीन्स में जो भी अनयूजुअल ब्रेकडाउन आ जाते हैं, कभी कभी अपना ध्यान नहीं होता, या कभी कभी अनप्लान्ड ब्रेकडाउन आ जाते हैं। तो वो जो ब्रेकडाउन आते हैं, वो क्यों आते हैं, उसका ऑडिट करना, उसका कारण ढूंढना, उस पर एक्शन लेना, ताकि जो भी फ्यूचर ब्रेकडाउन अपने को आता है, तो पहले ही प्रिडिक्ट कर ले अपन, और उसे वो जो ब्रेकडाउन आने वाला है उसे प्रिवेंट कर ले। तो उसकी वजह से क्या होता है, जीरो ब्रेकडाउन आता है टीपीएम जब अपन अपने ऑर्गेनाइजेशन में रोल आउट करेंगे। उसके बाद आता है जीरो एक्सीडेंट। अभी जो भी एक्सीडेंट होते हैं छोटे मोटे, जैसे मशीन क्लीन ना करने की वजह से, या फिर मशीन का ऑयल लीकेज हो गया, वहाँ से आप स्लिपरी सरफेस है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई ओपन पिट या होल है जिसमें जाकर आपका एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, तो वो सारी संभावनाएं अपने को देखना पड़ता है, जांचना पड़ता है। और जहाँ जहाँ सब सपोज एक्सीडेंट होने की संभावना है, उन सारी संभावनाओं को अपन दूर करते हैं, ताकि अपन जीरो एक्सीडेंट को अचीव कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट है अपना जीरो डिफेक्ट। जीरो डिफेक्ट में क्या आता है, अभी जो अपना फाइनल प्रोडक्ट होता है, वो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो फर्स्ट टाइम राइट हो, उसमें कोई भी डिफेक्ट ना आए। जो अपन जो अपना फाइनल प्रोडक्ट निकलता है वो डायरेक्ट कस्टमर को जैसे का तैसा पहुँचे, उसमें कोई भी क्वालिटी का डिफेक्ट ना हो, कोई भी प्रोडक्शन का डिफेक्ट ना हो, ताकि अपना जो टाइम, जो डिफेक्ट रिम्यू करने में जो टाइम जाता है, वो लॉस ना हो, और कंपनी की इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है द 8 पिलर ऑफ टीपीएम। अब ये टीपीएम इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने को 8 पिलर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अभी उन 8 टीपीएम पिलर में सबसे पहला पिलर आता है 5 का। आप सभी को शायद पता होगा 5 क्या है। तो अगर नहीं पता तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। अभी अभी 5 में क्या आता है, ये एक वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथोडोलॉजी होती है, जिसमें सबसे पहला जो यस होता है वो होता है सॉर्टिंग का। आपके मशीन के अंदर, इक्विपमेंट के अंदर, या आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी चीज़ें हैं जो काम की नहीं है या वेस्टेज है, तो उन्हें पहले इसमें अपन सॉर्टिंग करते हैं, जिसको सॉर्टिंग में आता है। उसके बाद आता है सेट इन ऑर्डर, मतलब जो भी आपको इक्विपमेंट है, टूल्स है, या जो भी मशीनरीज है, वो इस ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर में लगाना, ताकि उस पर ईजी एक्सेस हो जाए अपने को। मतलब जो भी टूल अपने को फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, वो अपने टूल बॉक्स में सबसे ऊपर रखना है। जो टूल अपने को हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार लगते हैं, उन टूल को अलग से रखना, ताकि वो मिक्स ना हो जाए, और जब अपने को अर्जेंट रिक्वायरमेंट है किसी टूल की, तो अपना हाथ बराबर उसी टूल पे जाए। ये आता है सेट इन ऑर्डर में।
नेक्स्ट आता है शाइनिंग। शाइनिंग में क्या आता है, आपका मशीन का क्लीनिंग और क्लीनिंग व्हाइल इंस्पेक्शन। मतलब जैसे आप अपने रिलीवर से चार्ज लेते हो मशीन का, तो वैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मशीन की क्लीनिंग करनी है। मशीन की क्लीनिंग में क्या आता है, जैसे अभी जहाँ मैं काम करता था औरंगाबाद ऑटो एंसिलरी में, वहाँ पे मैं वीएमसी मशीन पे काम करता था। तो जब भी हमारे रिलीवर का चार्ज लेने की बारी आती थी, तब हम क्या करते थे, जो भी वेस्ट मटेरियल के बर रहती थी, वो बर को पहले रिमूव करना। उसके बाद इंस्पेक्शन में क्या आता था, इंस्पेक्शन में आता था कि कूलेंट लेवल अपनी मशीन की ओके है या नहीं। उसके बाद अपना ऑयल लेवल मशीन का ओके है या नहीं, कोई नट बोल्ट अपने मशीन का लूज है क्या, ये इंस्पेक्शन में आता है। कोई कहीं पे ऑयल लीकेज है क्या नहीं, वो भी देखना है। जो जो पार्ट, जो जो टूल्स अपने को लगते हैं थ्रू आउट द ऑपरेशन, 8 घंटे की शिफ्ट है, 12 घंटे की जो अपनी शिफ्ट है, वो सारे अपने पास है या नहीं, वो सब अपने को देखना पड़ता है। वो आता है शाइनिंग में, उसमें आता है क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन। नेक्स्ट आता है अपना स्टैंडर्डाइजेशन। अभी जो 3S अपने अपन ने देखे, सॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर और शाइनिंग, इन सबको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लाना, उनका एक स्टैंडर्डाइजेशन बनाना, जॉब साइकिल बनाना, ये सब आता है स्टैंडर्डाइजेशन में। और सस्टेनिंग में क्या आता है, जो 4S अपन ने अभी देखे, उनका एक हैबिट बनाना, बार बार आपको उस साइकिल से गुजारना, ताकि वो आपके हैबिट में आ जाए और ये 5S आप अपने अंदर इम्प्लीमेंट करो। अब ये 5S सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में ही काम नहीं आता है, बल्कि जब आप अपने पर्सनल लाइफ में भी अगर 5S को लगाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको बहुत काम आता है। अब इसका नेक्स्ट पिलर है ऑटोनॉमस मेंटेनेंस। ऑटोनॉमस मेंटेनेंस में क्या आता है, अभी जैसे छोटे मोटे मेंटेनेंस निकलते हैं मशीन में, जैसे कि कोई टूल चेंज करना हो गया। जैसे हमारे वीएमसी मशीन में था कि हमें ड्रिल चेंज करना पड़ता था, कभी कभी ऑपरेशन में ड्रिल टूट जाता था हमारा, एक्स्ट्रा वियर आउट होने की वजह से वो ड्रिल टूट जाता था। तो वो अब इतने छोटे से काम के लिए अपन सुपरवाइजर को तो नहीं बुला सकते ना। तो क्या होता है, धीरे धीरे आपको सुपरवाइजर बोले या मेंटेनेंस वाले बोले, ये आपको सिखा देते हैं कि बाबा ये ऐसे चेंज करना है टूल, ऐसे ये ड्रिल चेंज करना है। तो क्या होता है, छोटे मोटे जो मेंटेनेंस है इसे ऑटोनॉमस कर देते हैं। जो खुद मशीन ऑपरेटर है ना, वही उस इन छोटे मोटे मेंटेनेंस को सीख लेता, अपना जो टाइम है मशीन का, जो वेस्टेज जाने वाला है, जो डाउन टाइम रहता है स्मॉल केस में, वो अपना अवॉइड हो जाता है। तो ये आता है इसके दूसरे पिलर में। अभी तीसरा पिलर में आता है प्लान्ड मेंटेनेंस। प्लान्ड मेंटेनेंस में क्या आता है कि जैसे अभी देखो अपने कार का हो गया या बाइक का हो गया, एक प्लान मेंटेनेंस रहता है कि 5,000 पे इसका एयर फिल्टर बदलना है, 3,000 पे इसका इंजन ऑयल बदलना है। ये सब आता है प्लान मेंटेनेंस में। वैसे अपने मशीन का भी रहता है, उसका एक फिक्स शेड्यूल रहता है, जिसमें अपने को वो चीज़ें, जो पार्ट है वो वेयर आउट होने की संभावना होती है, उसे वो वेयर आउट होने, ब्रेक डाउन होने से पहले ही अपने को उसे चेंज करना पड़ता है। तो वो सब आता है प्लान मेंटेनेंस में। नेक्स्ट आता है क्वालिटी मेंटेनेंस। क्वालिटी मेंटेनेंस में क्या होता है, जो कुछ डिफेक्ट आ सकते हैं अपने मशीन में, वो अपने को दूर करने पड़ते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर ऑडिट करना पड़ता है, क्वालिटी में क्या क्या इशू आते हैं अपने को, क्वालिटी मेंटेन करने में क्या क्या इशू आते हैं, उनका एक लिस्ट बनाना पड़ता है, वो आगे से ना आए उसके लिए क्या मेंटेनेंस करना पड़ता है, वो सब क्वालिटी मेंटेनेंस के पिलर में आता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट। अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट में क्या आता है अपना, जो टीपीएम प्रिंसिपल अपने को, जब अपन कोई मशीन डिजाइन करते हैं या कोई मशीन इंस्टॉल करते हैं, तब अपने को वो काम में आता है। मतलब जब कोई नई मशीन अपने इंस्टॉलेशन फेज में होती है, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं इसका पहले ही अनुमान लगा लेना। वो अनुमान लगाने की वजह से उसमें अगर कोई फेलियर आता है या कोई ब्रेकडाउन आता है, तो अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके लगाने के पहले ही उसका सब आपको ऑपरेटिंग मैनुअल आता है एक मशीन के साथ में, हर एक मशीन के साथ में। वो ऑपरेशन मैनुअल अगर आपने पढ़ लिया, तो आपको कोई और ब्रेकडाउन आता नहीं है। ये आता है 5वें पिलर अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट अपना पिलर है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। अभी जो एम्प्लॉय हो गया या जो मेंटेनेंस टीम वाले हो गए, जो भी नई मशीन आती है, उसका प्रॉपर ट्रेनिंग देना पड़ता है उस एम्प्लॉय को, उस मेंटेनेंस टीम को, उन सुपरवाइजर को। जो भी एम्प्लॉय उसे रन करने वाला है, उसे उसका थरली नॉलेज होना ज़रूरी है।
ये मशीन कैसे काम करती है, इसमें क्या क्या पार्ट्स रिक्वायर्ड है, अगर छोटा मोटा मेंटेनेंस आ गया तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। तो ये सब अपन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आता है। जैसे आपकी ट्रेनिंग अभी चालू है, ऐसे ही आपको प्रॉपर उस मशीन की प्रॉपर नॉलेज दी जाती है। उसका जो भी ओनर मैनुअल्स आता है, उस मैनुअल में आपको पूरा पढ़ाया जाता है कि वो मशीन कैसे ऑपरेट होती है, कैसे काम करती है, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं, अगर छोटे मोटे प्रॉब्लम आए तो आप कैसे आप खुद हैंडल कर सकते हैं। वो सब अपना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाले पिलर में आता है। अभी नेक्स्ट होता है ऑफिस टीपीएम। अभी ऑफिस टीपीएम में क्या आता है, जो अपने टॉप मैनेजमेंट लोग होते हैं, टॉप मैनेजमेंट अपने कंपनी के हेड हो गए, अपने सुपरवाइजर हो गए, अपने प्रोडक्शन के सुपरवाइजर हो गए, इन सबको क्या करना है कि प्रिंसिपल और प्रैक्टिस अप्लाइड करने हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। मतलब जो टीपीएम अपन अप्लाई करने वाले हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी प्लानिंग करना, उसको मेंटेन करना, हर एक एम्प्लॉय की प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है नहीं हो रही है उस पर ध्यान देना। ये सब आता है अपने सातवें पिलर ऑफिस टीपीएम में। नेक्स्ट आता है अपना सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरमेंट, इसे शी पिलर भी कहा जाता है अदर लैंग्वेज में। अब इसमें क्या आता है, सबसे पहले तो आपकी सेफ्टी। मतलब आप जब मशीन पे काम कर रहे हैं तो आपकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको पीपी किट दी जाती है। पीपी किट का लॉन्ग फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब जहाँ पे जैसे हम जो मशीन पे काम करते थे सीएनसी वीएमसी मशीन पे, उस मशीन पे बर निकलती थी, तो और हमें जो है पार्ट को हाथ से उठाना पड़ता था, तो हमें क्या करते थे वो हैंड ग्लोव्स देते थे, ताकि हमारे हाथ को बर की वजह से कोई कट ना लग जाए, हमें कोई इंजरी ना हो। तो ऐसे छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं वो सेफ्टी में आते हैं। उसके बाद अगर आपकी सेफ्टी अच्छी है तो आपकी मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ अच्छी है या नहीं, उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, आदमी का मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होता कभी कभी, तो उसका प्रॉपर काम में ध्यान नहीं जाता। प्रॉपर काम पे अगर ध्यान नहीं है तो एक्सीडेंट होने की संभावना वहाँ ज़्यादा है। तो आपका मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है तो वहाँ पे भी आपका काम में मन नहीं लगता, आपकी प्रोडक्ट आप मशीन की और कंपनी की प्रोडक्टिविटी कम कर सकते। तो वो भी प्रॉपर आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ प्रॉपर रहे, ये भी ध्यान अपने को टीपीएम में रखना पड़ता है। उसके बाद आता है एनवायरनमेंट। अपने जो भी मशीन के वेस्टेज निकलते हैं, जैसे कूलेंट हो गया, ऑयल हो गया, जो बर हो गई, वो एनवायरनमेंट में जाके कहीं एनवायरनमेंट को हार्म तो नहीं पहुंचा रही है। अगर हार्म पहुंचा रही है तो उसका प्रॉपर वेस्टेज मैनेजमेंट कैसा हो, ये सब भी अपना टीपीएम के 8 पिलर में आ जाता है। तो ये प्रॉपर सारे के सारे 8 पिलर है टीपीएम के, जो अपने को स्टडी करनी है। उसके बाद आता है कि अब ये टीपीएम तो अपने देख लिया 8 पिलर। अब ये टीपीएम को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर अपने को इम्प्लीमेंट करने हैं, ताकि अपने कंपनी की प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी बढ़े, तो वो कैसे कैसे अपन कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है अवेयरनेस एंड कमिटमेंट। अब अवेयरनेस एंड कमिटमेंट में क्या आता है कि सबसे पहले तो जो एम्प्लॉय है, स्टेक होल्डर है, उनको सारे के सारे टीपीएम के बेनिफिट बताना, उनसे कमिटमेंट लेना। कमिटमेंट मतलब आश्वासन लेना उनसे, और इम्प्लीमेंट करने का मतलब आश्वासन लेना कि आप इन सारे टीपीएम के 8 पिलर को इम्प्लीमेंट करने में हमारी मदद करेंगे। और नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या आता है, जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, डिटेल इम्प्लीमेंटेशन को डेवलप, प्लान जो होता है उसको डेवलप करना पड़ता है। उसमें क्या क्या आता है, जो आपके रिसोर्सेज है, एलोकेशंस है, सेटिंग है, स्पेसिफिक टारगेट किस मशीन पे आपको वो टीपीएम अप्लाई करना है, किस असेंबली लाइन पे वो पहले टीपीएम अपने को अप्लाई करना है, इसका एक थरली प्रिपरेशन करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, जब आपका प्रिपरेशन हो जाता है, जो डिटेल आपने डेवलप कर लिया, प्लान बना लिया, तो अब उसे पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट मतलब क्या रहता है, अभी टीपीएम जो है अपन एकदम पूरे ऑर्गेनाइजेशन में तो अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, एक स्मॉल स्केल पे उसे इम्प्लीमेंट करके देखना पड़ता है। स्मॉल स्केल पे इम्प्लीमेंट करके देखने के बाद क्या होता है, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है उसे पूरे रोल आउट करने में, तो वो देखे जाते हैं, वो प्रॉब्लम को देख के उन्हें सॉल्व किया जाता है। और जब पूरी प्रोसेस एकदम प्रॉपरली टीपीएम उस पर अप्लाई हो जाता है, तो वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में उसके बाद रोल आउट किया जाता है। अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, टीपीएम के क्या 8 पिलर है उसे समझाना पड़ता है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ती है।
उसके बाद जो कोई मैनेजमेंट है उन्हें भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। उस ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग में क्या एकदम जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो प्रैक्टिकल प्रिंसिपल है टीपीएम के, वो एम्प्लॉय को, ऑर्गेनाइजेशन को, टॉप मैनेजमेंट को सिखाना। उसके बाद उनके स्पेसिफिक रोल, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो सबको समझाना। ईच एम्प्लॉय को वो ये क्लियर होना चाहिए कि अगर आप टीपीएम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो अपने क्या रोल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये हर एक एम्प्लॉय को मालूम होना चाहिए। उसके बाद आता है 8 पिलर। अब जो 8 पिलर अपन ने पीछे पिछली स्लाइड में देखे, वो पूरे के पूरे 8 पिलर अपने को प्रॉपरली डिज़ाइन करना पड़ता है, प्रॉपर उनका इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। और एक चैलेंजिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे भी कोई नई चीज़ आती है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो सबसे पहले क्या होता है, रेजिस्टेंट आता है उसको। लोग बदलना नहीं चाहते खुद को। तो ये थोड़ी चैलेंजिंग प्रोसेस है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पे है। तो इसके लिए क्या करना है, पेशेंस और परसिस्टेंट के साथ अपने को इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि ये क्या है, ये टीपीएम जो है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी होता है, लेकिन ये आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल भी रहता है। अभी उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या आता है, इम्प्लीमेंटेशन के कौन कौन से चैलेंजेस है। मतलब आप जब अपने टीपीएम अपने ऑर्गेनाइजेशन में रोल आउट करते, तो उसमें सबसे पहला चैलेंज क्या है कि लैक ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट। मतलब एम्प्लॉय को पता ही नहीं होता ना कि क्या है टीपीएम, कैसे इसे इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन करना पड़ता है। जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वाले होते हैं, वो एम्प्लॉय को प्रॉपर कम्युनिकेट करते हैं, उन्हें बेनिफिट बताते हैं, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें समझाना पड़ता है, ठीक एकदम प्रॉपर तरीके से, कि आपको ये काम करना है, ये मेंटेनेंस छोटे मोटे ये आपको करना है। तब जाके वो टीपीएम इम्प्लीमेंटेशन होता है। अभी जैसे अपन ने, अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना रेजिस्टेंस टू चेंज। जैसे मैंने कहा कि लोग बदलना नहीं चाहते। अगर कोई भी नई चीज़ आती है तो लोग उसे जल्दी स्वीकार नहीं करते। तो अब ये प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, एक जो विजन क्रिएट होता है कि हमें पता है कि टीपीएम इम्प्लीमेंट होने के बाद हमें क्या क्या बेनिफिट है, डाउन टाइम रिड्यूस होता है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट होती है। तो एक जो शेयर्ड विजन है, ये अपने को शेयर करना पड़ता है एम्प्लॉय के साथ में। जो कोई एम्प्लॉय के प्रॉब्लम्स है, उन्हें एड्रेस करना पड़ता है। अगर कोई प्रॉब्लम उन्हें लगता है, लेकिन उन्हें लगता है कि ये प्रॉब्लम है, तो वो समझना पड़ता है और उसे सॉल्व करना पड़ता है। अगर फिर भी उन्हें नहीं समझ में आए, तो उन्हें एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन चार बार बता 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 के अपने को वो प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। उसके बाद उनको कंटिन्यूअस सपोर्ट देना पड़ता है। अगर कोई एम्प्लॉय ज़्यादा रेजिस्टेंट कर रहा है, तो एम्प्लॉय और मैनेजमेंट को उसे सपोर्ट करना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज क्या आता है टीपीएम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो है लिमिटेड रिसोर्सेज। अभी टीपीएम जो है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ती है। कुछ कुछ रिसोर्सेज अपने कंपनी के पास होते हैं, कुछ कुछ नहीं होते। सबसे जैसे हो गया अपना स्पेस हो गया, किसी किसी कंपनी के एकदम छोटे से इसमें अपने को रन करना पड़ता है, छोटी सी जगह में रन करना पड़ता है। तो वहाँ पे अपने को रिसोर्स का लिमिटेशन आ जाता है। तो इस ऐसे रिसोर्सेज को, लिमिटेड रिसोर्सेज को अवॉइड करने के लिए अपने को टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट लेना पड़ता है। और धीरे धीरे अपने को टीपीएम जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ताकि अपने को जो भी चैलेंजेस आए टीपीएम इम्प्लीमेंट करने के लिए, हम उसे ओवरकम कर सकें। अभी नेक्स्ट आता है अपना, अभी से जब अपन टीपीएम को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, अब ये टीपीएम जब अपन इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो उसकी प्रोसीजर कैसे होती है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक नंबर पे दिखाई दिया होगा आपको कि प्रॉब्लम जनरेशन। अभी आपके मशीन में कोई भी फॉल्ट आ गया जो कि रिपेयरेबल नहीं है ऑपरेटर से, तो ऑपरेटर क्या करेगा, मशीन पे टैग लगाएगा, व्हाइट कलर का टैग। यहाँ पे दो प्रकार के टैग रहते हैं, एक रेड टैग रहता है, एक व्हाइट टैग रहता है। व्हाइट टैग जो रहता है वो मशीन ऑपरेटर के लिए रहता है। रेड टैग जो रहता है वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की जो सुपरवाइजर रहते हैं उनके लिए रहता है। तो जब भी आपकी मशीन में फॉल्ट आता है, तो आप क्या करते हैं, व्हाइट टैग लगाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मशीन का बेल्ट खराब है, तो वो रिपेयरेबल नहीं है ऑपरेटर के द्वारा, तो उसने क्या किया, वहाँ पे एक व्हाइट टैग लगा दिया। अब ये सेम व्हाइट टैग अपना फुगाई ट्री रहती है, जो टॉप मैनेजमेंट रहते हैं, जो हेड रहते हैं, उनके कैबिन के सामने ये फुगाई ट्री लगाई जाती है। तो जो व्हाइट टैग अपन ने अपने बेल्ट पे लगाया, सेम वही व्हाइट टैग जाके अपने को इस ट्री पे टांगना पड़ता है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, अब ये ट्री पे जब अपन व्हाइट टैग लगाते हैं, तब
टॉप मैनेजमेंट को ये समझ में आता है कि प्रॉपर ये मशीन पे ये फॉल्ट है और इतने दिनों से ये फॉल्ट है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक कोऑर्डिनेशन बैठता है मेंटेनेंस टीम, ऑपरेटर और हेड, जो अपना हेड डिपार्टमेंट रहता है उसमें। उसके बाद क्या रहता है, उसके बाद आता है जब अपनी फुगाई ट्री पे वो टैग अपन लगा देते हैं, तो उस टैग का प्रॉपर एक मैट्रिक्स में रजिस्टर करना पड़ता है। जो कोई आपके मशीन पे प्रॉब्लम आ रही है, जो कोई एबनॉर्मेलिटी आपके मशीन्स पे आ रही है, उसका फुगाई मैट्रिक्स में रजिस्टर करना पड़ता है। जब इस फुगाई मैट्रिक्स में वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद उसका प्रॉपर मेंटेनेंस करना पड़ता है। और जो कोई फॉल्ट आपके मशीन पे है, जैसे यहाँ पे है कि बेल्ट खराब हो चुका है वियर की वजह से, तो वो बेल्ट मेंटेनेंस ऑफिस, जो भी मेंटेनेंस सुपरवाइजर रहते हैं, वो कितनी देर में चेंज करते हैं, क्या करते हैं, वो सब इस फुगाई मैट्रिक्स में लिखना पड़ता है। जब वो बेल्ट चेंज हो जाता है फाइनली, तब जो मशीन ऑपरेटर है, वो मशीन ऑपरेटर जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तो मशीन ऑपरेटर जब अपनी सहमति देता है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम मेरे मशीन पे था, अब ये प्रॉब्लम दूर हो चुका है तब जाके उस फुगाई ट्रिप से वो टैग रिमूव होता है। और ये प्रोसेस अपने को रिपीट करनी पड़ती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आपको ये प्रोसेस 1 to 5 तक ऐसे रिपीट होती रहती है। इसे अदर लैंग्वेज में कामशी बाई लीन टूल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से अपने जो छोटे मोटे, सॉरी, बड़े बड़े जो मेंटेनेंस रहते हैं, वो सॉल्व करने का जो तरीका है टीपीएम में, वो इस प्रकार से होता है। अभी अगला आता है 6 बिग लॉसेस। ये आपने ओई का जो लेक्चर अटेंड किया होगा, उसमें सर ने डिटेल में सिखाया था, लेकिन अपन फिर भी एक बार शॉर्ट में इसे समझ लेते हैं। अब ओई लॉसेस में क्या आता है, ओई लॉसेस में पहले 3 देखिए। अवेलेबिलिटी लॉसेस होते हैं, परफॉर्मेंस लॉसेस होते हैं और क्वालिटी लॉसेस होते हैं। अवेलेबिलिटी लॉसेस में क्या आता है, अनप्लान्ड लॉसेस, अनप्लान्ड स्टॉप होता है। अब अनप्लान्ड स्टॉप में क्या आता है, ब्रेकडाउन। सपोज किसी मशीन का पार्ट टूट गया, या फिर कभी कभी कंपनी में लाइट चली जाती है, तो ये आ जाता है डाउन टाइम में, ये आता है अनप्लान्ड स्टॉप में। तो इसमें क्या होता है ये अपना एक प्रकार का लॉस है। उसके बाद आता है प्लान स्टॉप। प्लान स्टॉप में क्या आता है, उसमें आता है चेंज ओवर। चेंज ओवर मतलब सपोज आप किसी मशीन पे काम कर रहे हो, एक पार्ट बन रहा है अभी वहाँ पे। अभी सपोज आप जहाँ जहाँ पे हम काम करते थे, वहाँ की वीएमसी मशीन पे 2 प्रकार के जॉब्स बनते थे। वहाँ पे जितना प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट है, वो जॉब कंप्लीट होने के बाद अपने को जॉब चेंज करना पड़ता है। अब जॉब चेंज करना पड़ता है, तो वीएमसी मशीन में क्या रहता है, जब भी आपका जॉब चेंज होता है, तो उसमें ऑफसेट लेना पड़ता है, ड्रिल चेंज करना पड़ता है, अलग अलग प्रकार के ड्रिल्स आपको लगाने पड़ते हैं, ड्रिल्स की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, अपना मशीन का जो प्रोडक्शन है वो रुक जाता है। तो वो सब आता है प्लान स्टॉक में। फिर नेक्स्ट है परफॉर्मेंस लॉस। परफॉर्मेंस लॉस में होते हैं स्मॉल स्टॉक। स्मॉल स्टॉक में क्या आता है, माइनर स्टॉपेज। माइनर स्टॉपेज लाइक कभी आपको समझो किसी मशीन पे काम करना है, जैसे अपने वीएमसी मशीन पे हम काम करते थे, वहाँ पे ड्रिल चलते चलते वियर आउट होने की वजह से टूट गया, या फिर ज़्यादा वियर हो गया, तो वो ड्रिल प्रॉपर हो नहीं पाता था। तो अब जो छोटा सा टाइम लगता था एक स्मॉल स्टॉप, वो ड्रिल चेंज करने के लिए, एक 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक जो टाइम लगता है, वो आता है स्मॉल स्टॉप में। इसमें इसे कहते हैं माइनर स्टॉपेज। अब अगला जो अपना लॉस आता है, वो होता है स्लो साइकिल। अभी कभी कभी क्या होता है कि अपने को पता है कि हमें हमारे ये मशीन पे बेल्ट प्रॉपर नहीं है, मतलब हमें ये बेल्ट चेंज करना है, लेकिन फिलहाल मेंटेनेंस रूम में वो अवेलेबल ना होने की वजह से अपन उसे चेंज नहीं कर पाते। तो अपन क्या करते हैं, अपनी जो मशीन की स्पीड होती है, वो स्पीड को कम कर लेते हैं, ताकि अपना जो बेल्ट है, या जो अपनी मशीन है जो बेल्ट को रन कर रही है, वो ठीक तरह से चलती रहे। और अगर अपन ने उसे स्पीडली चला, तो वो टूट के टोटल ब्रेकडाउन हो सकता है, तो वहाँ पे ज़्यादा लॉस होगा। तो अपन क्या करते हैं कि मशीन की स्पीड थोड़ी स्लो कर लेते हैं, वो आता है सब स्पीड लॉस में। नेक्स्ट है क्वालिटी लॉस। क्वालिटी लॉस में आता है प्रोडक्शन रिजेक्शन। अभी प्रोडक्शन रिजेक्शन में क्या आता है अपना, प्रोडक्शन रिजेक्शन में आता है, जैसे कभी कभी हार्ड अपने को मशीनिंग वर्क करना पड़ता है मैक्सिमम किसी भी जॉब पे। तो कभी कभी होता है कि फॉर्जिंग में एखादी बार अपने को हार्ड मटेरियल आ जाता है, या कभी कभी बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल आ जाता है। तो ये सब आता है स्क्रैप लॉस में। अभी जब हार्ड मटेरियल आ गया, अपन ने ज़्यादा उसको मशीनिंग कर लिया, तो उसका जो
क्वालिटी रहता है वो ख़राब हो जाता है। कभी कभी सॉफ्ट मटेरियल आ जाए तब भी क्वालिटी पे उसके असर गिर जाता है, तो वो सब स्क्रैप लॉसेस में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टार्टअप रिजेक्शन, मतलब स्टार्टअप लॉस। जब भी जैसे अपने इंजेक्शन मोल्डिंग जो फैक्ट्रीज रहती है, उनमें क्या होता है, जब भी अपन कोई नया प्रोडक्ट को प्रोडक्शन के लिए तैयार करते हैं, तो उसमें शुरू के जो 3-4 जॉब होते हैं ना, वो उसे क्वालिटी मेंटेन करने में या प्रॉपर शेप लाने में वो वेस्ट हो जाते हैं। तो वो सब आते हैं क्वालिटी लॉस। तो ये 6 बिग लॉसेस थे जो अपने को अपने ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। अब ये 6 बिग लॉसेस जो है, ये लॉसेस अपने को अवॉइड करने के लिए क्या है, टीपीएम अपने को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है अपने ऑर्गेनाइजेशन। अभी उसके आगे है, अपन अलग करें जो अपन ने ब्रेकडाउन डिस्कस किए ना, अभी उसको थोड़ा एलेबोरेटली समझते हैं, अपन उसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब सबसे पहला लॉस है अपना ब्रेकडाउन लॉसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रेकडाउन का मतलब क्या है, उपकरण विफल होने तक इंतजार करना और उसके बाद उसकी मरम्मत करना, मतलब पूरा जब तक वो चीज़ टूट नहीं जाती। जैसे यहाँ पे चेन दिख रही है आपको, चलते चलते चेन टूट गई है, अभी उसको अगर पहले प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर लेते तो वो टूटती नहीं। उसके बाद एक टायर का एग्जांपल देख सकते हैं आप, चलते चलते टायर फट गया, टायर वियर आउट होने से पहले ही फट गया, या फिर मशीन चलते चलते रुक गई पूरी। तो ये सब आता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। उसके बाद है अपना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अभी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या आता है, उसमें दो टाइप रहते हैं, एक रहता है पीरियोडिक मेंटेनेंस और एक रहता है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या आता है अपना, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अवॉइड क्यों करना चाहिए, क्योंकि अपने जो टोटल ब्रेकडाउन है, जैसे अपने पिछले स्लाइड में देखा कि टोटल ब्रेकडाउन आ जाता है, तो वो अवॉइड करने के लिए अपने को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना पड़ता है। अभी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में जो दो टाइप है, उसमें पहला टाइप है पीरियोडिक मेंटेनेंस। अभी पीरियोडिक मेंटेनेंस में क्या आता है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कार रहते हैं या जो गाड़ियाँ रहते हैं, उनमें एक ठराविक इंटरवल के बाद आपको चेंज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे दिखा है टायर रोटेशन आफ्टर 5000 किलोमीटर, या फिर ऑयल चेंज करना पड़ता है टू व्हीलर में 3000 किलोमीटर के बाद, या फोर व्हीलर में 10,000 किलोमीटर के बाद। उसके बाद एयर फिल्टर चेंज, मतलब ये सबके एक टाइम टाइम डिसाइड किए हुए रहते हैं कि इतने किलोमीटर या इतने टाइम के बाद अपने को ये चीज़ चेंज करनी है। वैसे अपने मशीन का रहता है, मशीन पे भी कुछ पार्ट ऐसे हैं जो वियर एंड टियर, मतलब उनकी एक लाइफ डिसाइडेड रहती है कि इतना इतना समय चलने के बाद 6 महीने बाद या 1 साल बाद अपने को ये चेंज करना। तो वो आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अभी नेक्स्ट है अपना प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में क्या आता है अपना, फॉर एग्जांपल मशीन चल रही है लेकिन अचानक कोई अलग सा आवाज़ आ गया मशीन में, तो अपने को पता लग जाता है कि कोई तो भी पार्ट अपना लूज हो गया है या खराब हो गया है। जैसे कि अपने बाइक की चेन में कभी कभी लॉस नॉइस करने लगती है, तो अपने को समझ में आता है कि अपनी बाइक की चेन लूज हो चुकी है। वैसे सेम मशीन का भी रहता है, मशीन में भी जो चेन्स रहते हैं या बेल्ट रहते हैं, वो अगर लूज हो जाए तो वो अलग से आवाज़ करने लगते हैं। उसके बाद जो डेटा कलेक्शन, अब कभी कभी जो जो ऑटोमेटेड मशीनरीज रहती है, जैसे रोबोट रहते हैं किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे जो उनका जो डेटा कलेक्शन रहता है, उनका मॉनिटरिंग करके भी आप प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया अपने मेंटेनेंस मेंटेनेंस के टाइप और उसे कैसे अपन अवॉइड कर सकते हो। अब नेक्स्ट है अपना कि जो टीपीएम है, वो कहाँ कहाँ सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है और उसके क्या क्या फायदे हैं। जैसे आप यहाँ पे पहले देख सकते हैं कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज है, जो लीडिंग ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने अपने यहाँ पे पूरी तरह से टीपीएम इम्प्लीमेंट किया है। अब वो टीपीएम इम्प्लीमेंट करने की वजह से उन्हें क्या फ़ायदा हुआ, उनका जो डाउन टाइम रहता है वो रिड्यूस हो गया, और उनकी ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस जो रहता है वो इम्प्रूव हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कंपनी के लॉसेस कम हो जाते हैं, ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ होती है। और ऑब्वियसली कंपनी की अगर ग्रोथ होगी तो हमारे जो एम्प्लॉय उन सभी की भी ग्रोथ होगी। उसके बाद औरंगाबाद में फूड और ब्रेवरेज इंडस्ट्री भी है। तो फूड और ब्रेवरेज इंडस्ट्री क्या करते हैं, पूरी तरह से टीपीएम को इम्प्लीमेंट करते हैं। उसका रिजल्ट क्या मिलता है उन्हें, उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, प्रोडक्शन आउटपुट जो होता है वो बढ़ जाता है, जो वेस्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है।
और जो सेफ्टी मेजरमेंट रहते हैं, क्योंकि फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो वो क्वालिटी और वो सेफ्टी मेजरमेंट सारे इम्प्रूव हो जाते हैं टीपीएम इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। औरंगाबाद में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी बहुत सारी है। वहाँ पे क्या होता है, वो टीपीएम इम्प्लीमेंट करने की वजह से उनकी जो इक्विपमेंट रिलायबिलिटी है वो बढ़ जाती है। रेगुलेटरी कंप्लायंस मतलब अनुपालन जो होता है, जो एक डिसाइड करके दिया जाता है कि उन्होंने उनको डिसाइड करके दिया जाता है, जो कंप्लायंस वो रेगुलेटरी अथॉरिटी अथॉरिटी के द्वारा वो प्रॉपर उनका फॉलो होता है, और उनकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी रहती है, फाइनल प्रोडक्ट क्वालिटी वो इम्प्रूव हो जाए। अभी नेक्स्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है, अभी जैसे आपने आपने देखा टीपीएम देखा, टीपीएम के 8 पिलर दिखे, टीपीएम के ऑब्जेक्टिव देखे, उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, कौन कौन से ब्रेकडाउन होते हैं। उसके बाद टीपीएम इम्प्लीमेंट करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को, वो सब देखा। तो टीपीएम क्या है, एक पावरफुल टूल है जो क्या करता है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिवनेस है, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है, ये बढ़ाता है। उसके बाद जब ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच है मेंटेनेंस करने की कंपनी का और एम्प्लॉय। और टीपीएम जो है वो कौन सी भी इंडस्ट्री को और कौन से भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को आप लगा सकते हैं। ये हो गया अपना कंक्लूजन। तो अभी ये फाइनल स्लाइड है। थैंक यू आप सभी सभी लोगों का यहाँ तक रुकने के लिए। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मैसेज कर सकता है मुझे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूँगा। आप सभी लोगों ने अगर लिंक पे जाके अगर अपने अटेंडेंस नहीं लगाई है तो आप अपना मोबाइल का स्क्रीनशॉट निकालिए और अपने ट्रेनर का जो भी ग्रुप होगा उस रिस्पेक्टिव ग्रुप पे आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपके अटेंडेंस लग जाए। क्या अलाउ करना है राहुल जी? कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपकी लिंक ओपन नहीं हो रही है तो आप स्क्रीनशॉट निकालिए और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, वहाँ पे भी आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। मैं एक बार फिर से लिंक शेयर करता हूँ, आप देखिए अगर होता है तो ठीक, नहीं तो स्क्रीनशॉट निकाल के अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। देखिए अभी मैंने लिंक शेयर की है, अभी एक बार ट्राई करके देखिए अगर आपकी अटेंडेंस लगती है तो। जिन लोगों के अटेंडेंस हो चुके हैं और कोई सवाल नहीं है तो आप मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं।